जो भी आप फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हो उसमें आज की तारीख से मैं जो अब बताने वाला हूं ये उपयोग करोगे तो 50% खाद कम हो जाएगा आज की तारीख से। इसको कहते हैं भट्टी खाद। क्या कहते हैं? भट्टी खाद। और ड्रेंचिंग में पीएच ड्रेंचिंग, पोटेशियम ह्यूमेट की वीएम स्प्रे के साथ ड्रेंचिंग करोगे तो फर्टिलाइजर नहीं के बराबर या कम हो जाएगा। और भट्टी खाद बना करके खेत में डालोगे तो जो डीएपी 28 दिन में लगता था वो कल ही लगेगा, जो 90 दिन तक लगता रहेगा उसकी बजाय 20-25 दिन में लगेगा, जो 20% लगता था उसकी बजाय 80% लगेगा। भट्टी खाद घर पे बनाना है। फार्मूला समझ में आया था फास्फोरस का? NPK, नाइट्रोजन 3 से 5 दिन में लग जाता है, 20 से 28 दिन में लगता है। पोटेशियम 20 से 28 दिन में लगता है, 20% लगता है, 80% फिक्स होता है। यह 50% लगता है, 50% उड़ जाता है, लीच हो जाता है नाइट्रोजन। और पोटेशियम 35% लगता है, 65% फिक्स होता है, जिससे जमीन का पीएच बढ़ता है। अगर हम भट्टी खाद बनाते हैं तो हमें कभी भी वाटर सॉल्युबल ला करके खेत में डालने की आवश्यकता रहेगी नहीं। रेडी फूड हम पौधे को देने लगेंगे। मैंने आपको 2 प्रक्रिया बताई थी, एक चल एक अचल। ये 2 प्राणी हैं, इनकी विष्ठा इनका भोजन है, इनकी विष्ठा इनका भोजन है। तो जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनका जो मलमूत्र गोबर है उसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया, कार्बन, एंजाइम। ये जो मलमूत्र है इसमें, तो ये जो एनपीके है ये डायरेक्ट फॉर्मेट में पौधे का भोजन है नहीं, तो इसको बैक्टीरिया में, कार्बन में और एंजाइम में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आपको उदाहरण अब मैं दे रहा हूं कि अगर किसी खेत में 2 बैग डीएपी डालना हो तो 46% डीएपी मतलब 46 kg डीएपी गया 100 किलो में से। हेलो, यस। 2 बोरी डीएपी, आपका 4 एकड़ का खेत है, 1 बोरी 1 एकड़ में डालनी है तो 4 एकड़ में कितनी बोरी डालनी है? 4 बोरी। 1 एकड़ में 1 बोरी तो 4 एकड़ में 4 बोरी। तो 2 एकड़ का खेत इधर हो गया, 2 एकड़ का खेत इधर हो गया। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये आप कर सकते हो अपने घर पर। डीएपी आधे खेत में तो जो आप जैसा डाल रहे हो 2 बोरी वैसा ही डालो। आधे खेत में क्या करना है, भट्टी खाद कैसे बनाना है? अब आपको 2 बोरी डीएपी डालना है, उसकी जगह 1 बोरी करना है। सीधा किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। कैसे होगा? 2 बोरी डीएपी 100 किलो हम लेते, 1350 की आती है ना, लेबर वेबर खेत में ले जाने तक, डालने तक, ऐसा ही होता है। 2700 रुपए की 2 बोरी डीएपी, उसकी बजाय मैंने बोला 1 ही बोरी डीएपी लो, तो 50 किलो डीएपी हुआ, गुणित 3, 150 kg मिट्टी लेना है या गोबर लेना है या मिट्टी गोबर मिक्स लेना है, जो आपके पास अवेलेबल हो। 50 किलो खाद, उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर या मिट्टी अपने खेत की। अब हो गया 150 और 50 कितना हुआ? 200। ये जो 200 kg का ढेर है, कैलकुलेशन आप लिखते जाना, मैं हटाते जा रहा हूं। अभी हमने क्या किया, 200 kg का मिश्रण बनाया, एक पॉलीथीन बिछाना है नीचे। ये 200 kg का जो मिश्रण है इसमें 50 kg जो खाद था तो 50 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना है, पीएच डालना है इसमें, इस 200 kg के मिश्रण में। 50 किलो डीएपी था, 150 kg मिट्टी, 200 kg का भट्टी खाद बना आपका, उसमें 50 ग्राम वाइसेनोमेटा, 50 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, ये यहीं पर मिल जाएगा आपके पास ही। इसको मिक्स करना है और ऊपर से प्लास्टिक से ढकना है और हल्की नमी करना है। अगर प्योर मिट्टी ले रहे हो तो थोड़ा सा गुड़, गोबर, गोमूत्र भी डालना है। अगर गोबर मिक्स ले रहे हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इसको
ढकना है अगले 3 दिन के लिए, 3 दिन ढक के रखना है। चौथे दिन, तीसरे दिन शाम को खोलना है, इसको हल्का सा कट लगाना है और रात भर हवा निकलने दो। तीसरे चौथे दिन प्लास्टिक जब हटाओ तो अपने नाक पर कपड़ा रखना है, बहुत गंदी खुशबू आएगी, नाक के बाल जला देगी, क्योंकि डीएपी का जो एसिड रिलीज होता है बहुत ही खतरनाक बदबू देता है। वो खेत में जाकर के हमारे बैक्टीरिया को मारने वाली बदबू देता, वो हमने इस प्लास्टिक बंद में यहाँ पर भट्टी खाद बनाकर इसको गर्म करके उस डीएपी के दाने को तोड़ दिया। बस इतनी प्रक्रिया करी। रात भर इसकी हवा निकलने दो, दूसरे दिन सवेरे हल्की सी नमी करके फिर से ढक दो अगले 3 दिन के लिए। तो ये 6 से 7 दिन में ये जो खाद तैयार होगा ये आपका 200 किलो होगा, और यहाँ पर जो 20% लगता वो यहाँ पर 80% लगेगा। अभी कैलकुलेशन समझ में आएगा। 46 किलो का 50 केजी में कितना आया? 23। इसमें हमने 50 केजी डाला है, इसमें हमने 100 केजी डाला है, 2 बोरी डाला है, तो इसमें 46 किलो आया। 46 का 20%, 6 दूनू 12, 4 दूनू 8 और 1 9, 9 किलो 200 ग्राम इसमें गया 20% में। इसमें 80% जाएगा 23 का। मेरी गणित कमजोर है, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, है किसी के पास? 23 किलो का 80% क्या होगा? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा 18 किलो, 23 गुणित 0.80, 18.4 किलो। कितना? इतना लगेगा आपके 2 एकड़ में, और ये विधि से इतना लगेगा। इससे भी 2 गुना लगेगा, क्योंकि यहाँ 150 किलो मिट्टी मिला लिया आपने और इसके बैक्टीरिया को तोड़ करके रेडी फूड बना लिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल खाद देने का अपने खेत में करोगे इस तरह का, तो उन लाइनों में आपको रिजल्ट दिखेगा कि क्या हमने किया। वाइसेनोमेटा डालना है बैक्टीरिया को एक्टिवेट करने के लिए, गर्माहट के लिए और सरफेक्टेंट तोड़ने के लिए, और पोटेशियम ह्यूमेट डालना है इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चार्ज करने के लिए, और ये जब खेत में जाएगा तो जड़ों के पास फैलाने के लिए। सिंपल सी टेक्निक है। हम जितना खाद उपयोग कर रहे हैं, अगर मैं आपको आज कहूं कि उसका 4 गुना कम कर दो तो थोड़ा बाउंसर चले जाएगा, इसलिए पहली मीटिंग में आधा करने का बोल रहा हूं। रिजल्ट 4 गुना आता है। हमने लिया है। हमने हिंगोनिया गौशाला में भट्टी खाद भी नहीं डाली अभी तक। ये किसी भी खाद के साथ कर सकते हो। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम नाइट्रेट जिस दिन डालना हो उसके 1 दिन पहले ही मिलाओ, या उसी दिन मिलाओ 4 घंटे पहले। बाकी पोटास 12-32-16, डीएपी, एसएसपी, जो भी दूसरे तरीके के 50 किलो की बोरियां हैं, सब इस तरह से भट्टी खाद बना करके ज्यादा मात्रा में तत्काल पौधे को लगाने के काम में ले सकते हैं। ये प्रक्रिया करने से फर्टिलाइजर का डोज हमारा बहुत ही न्यूट्रल हो जाएगा। किसी भी फसल के लिए मैं बोल रहा हूं, एक थंब रूल है कि खाद कैसा दें। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो, भट्टी खाद, आप गूगल पे लिखोगे भट्टी खाद तो बहुत सारी डिटेल जानकारियां मिलेगी आपको। पीएच ड्रेंचिंग एक जादू का पिटारा है किसी भी फसल में। जो मैंने आपको मिट्टी का स्प्रे बनाने का घोल बताया, 200 लीटर पानी, भट्टी खाद समझ में आ गया? मैं उससे एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं, जो हम हिंगोनिया गौशाला में कर रहे हैं बिना खाद डाले। हम वहां भट्टी खाद भी नहीं डाल रहे हैं। सर वो भट्टी खाद कितने दिन तक रख सकते हैं? भट्टी खाद आपको 7 दिन में तो बनेगा, अगले 7 से 10 दिन रख सकते हैं। उसमें जो नाइट्रोजन वाले तत्व हैं वो उड़कर निकल जाएंगे। फास्फोरस पोटेशियम जाएगा नहीं अगले 7 से 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। ठीक है। अभी 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 केजी जंगल की मिट्टी, ये कॉम्बिनेशन वाला मटमेला पानी हम स्प्रे में काम में ले रहे हैं। इसी को जब हम पेड़ पौधों की ड्रेंचिंग में काम में लें या ड्रिप से चलाएं तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट डालना पड़ेगा, पीएच डालना पड़ेगा, पोटेशियम ह्यूमेट। इसी न्यूट्रिशन को आप ड्रिप से चलाओगे, मिर्च, टमाटर, पपीता, मूंगफली, सोयाबीन, किसी में भी। अगर ये हर 7 दिन में चलाओगे
तो कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं। मैं अभी नेपियर घास में 15 दिन में एक ड्रेंचिंग करता हूं और 15 दिन में एक स्प्रे करता हूं, अल्टरनेट होता है। मतलब इस सोमवार स्प्रे किया, अगले सोमवार ड्रेंचिंग करता हूं, अगले सोमवार स्प्रे करता हूं, अगले सोमवार ड्रेंचिंग करता हूं। मेरी नेपियर की हाइट ये है, अभी 18 जुलाई को लगाई थी, 18 अगस्त 1 महीना, अभी 18 सितंबर आएगा तब 2 महीने होंगे, लगभग 1.5 महीने की नेपियर इतनी हाइट की है। वीडियो आप लोगों को दिखेगा O2 माई अड्डा के चैनल पर। ऐसे हम कई फसलों में काम कर रहे हैं। ये पोटेशियम ह्यूमेट अगर इसमें मिलाओगे और उसकी फसलों में ड्रेंचिंग करोगे तो लगभग जो नॉर्मल क्रॉप है उनमें तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। आपकी पुरानी फसलों की करेगा क्या मालूम है? आपका पुराना बैकलॉग जो है ना, जो डीएपी डाल डालकर जो फिक्सेशन में पीएच बढ़ा हुआ पड़ा है, उसको ये तोड़ करके पौधे को खिलाने का काम करेगा। इसलिए आपको अभी फर्टिलाइजर 1-2 साल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डालना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि डालना नहीं है, बट अगर व्यवस्थित आपने नीचे से मिट्टी 5 से 7 फीट की निकाल करके सही तरीके से डाइल्यूशन किया है तो फिर कभी फर्टिलाइजर डालना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके पास तो अभी पीएच का लेवल है कि 7.5 पीएच है, 8 पीएच है अभी आपके खेतों में, तो उसको डाइल्यूट करके ये पोटेशियम ह्यूमेट आपके पौधे को खिलाएगा। मैं जो काम कर रहा हूँ हिंगोनिया गौशाला में, वहाँ कोई बैकलॉग नहीं है, वहाँ तो रेत है, पीली मट्टी है और टेकड़ी को तोड़ करके हमने बराबर करी है। बट जहाँ अच्छी भूमि है वहाँ 9 फीट 7 फीट का हम गड्ढा खोद करके मिट्टी को गला करके उसकी ड्रेंचिंग कर रहे हैं। ये मैं जो कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, वो आप लोगों के सामने है। वीएम स्प्रे, भट्टी खाद, पीएच ड्रेंचिंग, ये 3 चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो स्प्रे, फर्टिलाइजर, ड्रेंचिंग तीनों में हमें दुकानदारी के पास कम से कम या नहीं के बराबर जाना पड़ेगा। साथ में कचरा मल्चिंग करेंगे हम तो बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप्ड होगी और काली मिट्टी हो या पीली मिट्टी हो कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और समझी है कि काली मिट्टी है और थोड़ी सी टीडीएस ज़्यादा वाली और पीएच ज़्यादा वाली ज़मीन है, ऐसा कुछ है, तो उन ज़मीनों में भी हम केले की फसल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आप केले के किसान को पूछोगे कि काली मिट्टी में केले की फसल करना है तो उसका पहला सेंटेंस आएगा नहीं करना। अगर आपका कोई मित्र केले की खेती करता हो कहीं पर और आप कल फ़ोन करके पूछो कि मेरी काली मिट्टी में लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो पहले बोलेगा मत लगाओ। क्योंकि अभी तक जो भारत में गाइडलाइंस आई है केले की खेती में, वो गाइडलाइंस आई है पीली मिट्टी में अच्छा उत्पादन आता है, ऐसा बताया गया है। उसका छोटा सा सूत्र है, केले को सबसे ज़्यादा पोटास लगता है, पीली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है और केला कैल्शियम के साथ पोटास को ज़्यादा उठाता है तो पीली मिट्टी में उत्पादन ज़्यादा दिखता है, इसलिए उसको रेकमेंड अच्छा मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि काली मिट्टी में होगा, नहीं, काली मिट्टी में हम पकाते हैं। दूसरा, पीली मिट्टी में पानी के निसरे का व्यवस्था अच्छा होता है, उसमें रेत के कण होते हैं, पानी निकल जाता है। केले में मार्केट में भ्रांति है कि पानी लगता है ज़्यादा, वो एक चैप्टर मेरा रह गया था केले में बताने के लिए आपको, अभी ये काली मिट्टी से बात याद आई, मैं बतला दूंगा। केले में पानी लगता है ज़्यादा, ये वही अधूरा सत्य है। केले में पानी लगता है ताज़ा, यह सत्य बात है। केले में पानी ज़्यादा लगता है, ये गलत बात है। केले में पानी ताज़ा लगता है, यह सही बात है। तो काली मिट्टी में जब हम पानी देते हैं तो काली मिट्टी पानी को पकड़ के रखती है और उसमें चिपचिपापन ज़्यादा रहता है, और हम फिर वापस दूसरों की सुनकर बार बार ज़्यादा पानी देते हैं तो वो फंगस डेवलप्ड होती है और काली मिट्टी में पौधे की ग्रो कम होती है। केला ही नहीं, दूसरी कोई सी भी फसल हो, अगर पानी ज़्यादा दिया तो उसमें ग्रो कम होगा। इसके लिए हमें 70-30 खेती का 10 फीट पे नाली बनाना है, ऊपर आच्छादन करना है, और यहाँ क्रैकिंग आएगी तो जो ड्रिप का बूंद बूंद पानी गिरेगा ये हवा से एरिएशन के कारण बाहर होगा। तो काली मिट्टी में भी 70-30 का खेती का हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो उत्पादन ज़्यादा अच्छा आता है, उसमें नेगेटिव रिजल्ट आते नहीं। समझ में आया? केले को ताज़ा पानी रोज का चाहिए, कितना चाहिए ये बताना छूट गया था, ये अभी आप लिख सकते हो कि केले को पानी कितना चाहिए। काली मिट्टी हो या पीली मिट्टी हो, पानी कितना केले को देना पड़ेगा। है पेशेंस है अभी 10 मिनट बैठने का या भागना है? नहीं,
बैठना है। ये 10 मिनट का चैप्टर बचा है। पानी कितना देना है, केले में पानी कितना लगेगा। केले के पौधे को पानी, केले का पौधा 50 पत्ते की उम्र है। थंब रूल बता रहा हूं मैं। केले के पौधे में देखेंगे क्या, उसको पानी लगता कैसे। पानी पानी बोल रहा हूं, कुछ मित्रों को प्यास भी लगी, पानी पीने सब जा रहे हैं। पीना चाहिए, हमें भी पानी की जरूरत है। एक पत्ता एक दिन का 1 लीटर पानी, ये केले का थंब रूल है। केले का एक पत्ते का उम्र है, उसको 1 लीटर पानी 24 घंटे का लगेगा। अभी जो नर्सरी से पौधा आता है वो 15 पत्ते का आता है, दिखता 5 है, 10 पत्ते लैब में यूज हो जाते हैं। आपको 15 पत्ते काउंटिंग लेना है। जिस दिन आपके पास पौधा आएगा उसको प्रतिदिन का 15 लीटर पानी लगेगा। अभी कंडीशन अप्लाई, आपके यहाँ टेम्परेचर क्या है। केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर। इसलिए मैंने बोला कि बाउंड्री पर गन्ना घास लगाना है ताकि खेत का टेम्परेचर मेंटेन हो। बाहर क्यों कुछ भी टेम्परेचर हो, अंदर गर्म हवा ठंडी हवा जाए ना। ये क्लाइमेट कंट्रोल है। तो मैं जो पानी बता रहा हूं इस टेम्परेचर का बता रहा हूं। अब अगर हम अप्रैल की बात करें, जब हमारे पास 43 डिग्री टेम्परेचर है, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। 10 बढ़ा, लेकिन प्रतिशत में बढ़ गया वो 25 से 30%। प्रतिशत में 30% पानी बढ़ गया। तो ये जो 1 लीटर पानी है, इसको 1 लीटर 300 ml करना पड़ेगा गर्मी में। जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना प्रतिशत पानी बढ़ाना है। अब यही टेम्परेचर अगर यहां से 20 डिग्री आया ठंड में, रिवर्स हुआ, 30% पानी कम हो गया, तो आपको यहां पर पानी देना है 700 ml, बट देना रोज है ड्रिप इरिगेशन से। केला ड्रिप के बगैर लगाना मत, नुकसान में जाएंगे। फ्लड का लगाएंगे तो ओड इवन पानी देंगे तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फ्लड में भी केला अच्छा पकता है, लेकिन 1 नंबर में पानी दो, 2 में बंद रखो। ये केले का पानी का थंब रूल है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूं। आप ड्रिप में कैसा मैनेज करोगे। ड्रिप है ना आप लोगों के पास, हाँ ना, क्या है ठीक है। 5 फीट पर जब ड्रिप रहेगी, 5 फीट पर ड्रिप, 1.25 फीट पर ड्रिपर, 2 लीटर डिस्चार्ज, उदाहरण बता रहा हूं मैं, 2 LPH लीटर पर आवर, 1.25 फीट पर ड्रिपर। अब हमने पौधा लगाया 9 फीट पे, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 9 फीट है। 9 भागित 1.25 करोगे, कितने ड्रिपर आएंगे। हेलो, कैलकुलेटर किसके पास है, चलाओ। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रिपर इस पौधे को मिलेंगे, ये 7 ड्रिपर इस पौधे को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब उदाहरण में बता रहा हूं। ये पौधा 5 महीने का है, मतलब 25 पत्ते हमारे खेत में आ चुके हैं। 1 महीने में 5 पत्ते, थंब रूल। 15 पत्ते नर्सरी के हैं, वो जोड़ना पड़ेंगे। कितने पत्ते की उम्र है, 40। तो जो 5 महीने का केले का पौधा है उसको 40 लीटर पानी देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रतिदिन। अब हमारे एक पौधे को 60 डीपर आ रहे हैं और एक डीपर 2 लीटर डिस्चार्ज का है, तो 1 घंटा मोटर पंप चलाएंगे तो कितना पानी देगा। 60 ड्रिपर, 2 लीटर, 14 लीटर पानी। हमको देना है 40 लीटर पानी, तो कितनी देर मोटर पंप चलेगा 5 महीने वाले पौधे को। 14 दूनी 28, 14 तिरी 42, 2.5 से 3 घंटा पानी चलेगा, तो इस पौधे को प्रतिदिन का 40 लीटर पानी मिलेगा। कैलकुलेशन समझ में आया। केले को पौधे को पानी कितना दें ड्रिप से। फ्लावरिंग देता है उस दिन 50 पत्ते की उम्र होती है, तो जिस दिन केले के पौधे की फ्लावरिंग आ जाए उस दिन उसको 50 लीटर पर डे पानी चाहिए।
अब ये जो 50 लीटर पानी दे रहे हो, इस पानी ने निकल जाना चाहिए, या तो पौधा ले ले, या काली मिट्टी में डबरी ना बने, साइड में नाली हो तो वो लीच हो जाए। समझ में आया? पानी कितना, कैसा, क्यों, और ड्रिप का कैलकुलेशन कैसे रहेगा। ठंड में उतना प्रतिशत कम करो जितना टेम्परेचर कम है, गर्मी में उतना प्रतिशत बढ़ाओ जितना टेम्परेचर ज़्यादा है। मुझे लगता है दिन भर में काफ़ी सारी हमने बातें करी है। मैं 2-3 घंटे और बोल सकता हूँ, बट आप लोगों को भी घर जाना है। आज के दिन भर की जो चर्या में आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो या